कहते हैं कि किसी भी देश का भविष्य असल में उसकी क्लासरूम्स में लिखा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने आज़ादी के बाद से इस भविष्य को लिखने के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदला है, कैसे उसे एक नया आकार दिया है। चलिए आज इसी 70 साल लंबे सफ़र को समझते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग से लेकर बिल्कुल नई यानी 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक। तो देखिए, हमारा आज का सफ़र इन 5 ज़रूरी पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरू करेंगे आज़ादी के बाद के पहले कदमों से, मतलब जो शिक्षा आयोग बने उनसे। फिर हम चलेंगे 1986 के पहले नेशनल फ्रेमवर्क पर। उसके बाद देखेंगे कि 1992 में इस नीति को एक्शन में कैसे बदला गया। और फिर बात होगी 21वीं सदी के विजन यानी नई शिक्षा नीति 2020 की। और आखिर में हम भविष्य की राह पर भी एक नज़र डालेंगे। ये टाइमलाइन हमें एक बर्ड्स आई व्यू देती है कि भारत की एजुकेशनल पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, लगभग हर 2 दशक में एक बड़ा नीतिगत बदलाव आया है। ये दिखाता है कि देश की ज़रूरतें और उम्मीदें कैसे बदलती रहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले मोड़ से, यानी साल 1952 से। सोचिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक ऐसे देश को फिर से खड़ा करना जो सदियों की गुलामी से निकला हो। और इस काम के सेंटर में थी एजुकेशन। तो जो पहले कदम उठाए गए वो थे 2 ऐतिहासिक आयोगों की स्थापना। तो सबसे पहला बड़ा कदम 1952 में आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की सेकेंडरी एजुकेशन को पूरी तरह से रीशेप करना, उसे एक नई दिशा देना। मुदालियर आयोग की सोच सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उनका फोकस था लोकतांत्रिक नागरिकता बनाना, वोकेशनल स्किल्स को बेहतर करना और लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करना। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच थी जिसका लक्ष्य था स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करना। ठीक 10-12 साल बाद 1964 में एजुकेशन पर बातचीत का दायरा और भी बड़ा हो गया। अब आया भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हम सब कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। इन्हें काम दिया गया कि सिर्फ सेकेंडरी नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम पर अपनी सलाह दें। कोठारी आयोग का नज़रिया तो उस वक्त के हिसाब से काफ़ी क्रांतिकारी था। इसने पहली बार कहा कि एजुकेशन को देश के लक्ष्यों से जोड़ो, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस पर जोर दो और सबसे अहम बात, एक कॉमन स्कूल सिस्टम बनाओ। इसके पीछे की सोच ये थी कि हर बच्चे को, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, एक जैसी अच्छी शिक्षा मिले ताकि देश में एकता बढ़े। चलिए अब टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं, 1980 के दशक में। देखते हैं कि ये जो शुरुआती विचार थे ये कैसे एक सिंगल नेशनल पॉलिसी में बदल गए। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनपीई एक गेम चेंजर थी। इसने उस मशहूर 10+2+3 सिस्टम को लागू किया। जी हाँ, वही सिस्टम जिससे हम में से ज्यादातर लोगों ने अपनी स्कूलिंग पूरी की है। ये पहली बार था जब पूरे देश के लिए एक कॉमन, एक स्टैंडर्ड एजुकेशनल स्ट्रक्चर बनाया गया। और इस पॉलिसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये एक ज़बरदस्त पहल थी जिसका लक्ष्य था देश के हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम बेसिक सुविधाएं पहुंचाना। मतलब 2 कमरे, 2 टीचर और ज़रूरी लर्निंग मटेरियल। ये ज़मीनी स्तर पर क्वालिटी सुधारने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। 1986 की पॉलिसी के दिल में था समानता के लिए शिक्षा का सिद्धांत। इसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया कि महिलाओं, SC/ST जैसे जो समूह ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, उनकी शिक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। एक तरह से एजुकेशन को सोशल जस्टिस का एक टूल बनाया गया। देखिए, कोई भी पॉलिसी उतनी ही अच्छी होती है जितनी अच्छी तरह से उसे लागू किया जाए। इसी वजह से कुछ साल बाद एक रिवाइज्ड प्लान की ज़रूरत पड़ी। तो 1992 में आया प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसे आप 1986 की पॉलिसी का एक डिटेल्ड एक्शन प्लान समझ सकते हैं। ये कोई नई पॉलिसी नहीं थी बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप था। इसका मकसद ये पक्का करना था कि जो बड़े बड़े लक्ष्य कागज पर हैं वो असल में क्लासरूम तक पहुंचें। और अब जैसे ही भारत ने 21वीं सदी में कदम रखा, ये महसूस किया गया कि एजुकेशन को अब पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है। और इसी ज़रूरत ने जन्म दिया दशकों के सबसे बड़े सुधार को। और ये हमें ले आता है 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। 34 साल बाद भारत की एजुकेशन पॉलिसी में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। और ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है,
ये 21वीं सदी के चैलेंजेस और अवसरों के लिए हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को नए सिरे से तैयार करने की एक कोशिश है। अच्छा, NEP 2020 का जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव है वो है स्कूल का नया स्ट्रक्चर। जो पुराना 10+2 वाला सिस्टम था ना, अब उसकी जगह ले ली है 5+3+3+4 ने। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच है। इसे बच्चों की उम्र और उनके दिमागी विकास के हिसाब से बांटा गया है। मतलब अर्ली चाइल्डहुड, फिर प्रिपरेटरी, मिडिल और आखिर में सेकेंडरी स्टेज। मकसद यह है कि लर्निंग ज्यादा नेचुरल और इफेक्टिव हो। इस पॉलिसी का एक और बहुत बड़ा लक्ष्य हायर एजुकेशन से जुड़ा है। NEP 2020 का टारगेट है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER को 50% तक ले जाना है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार चाहती है कि उस उम्र के हर 2 में से एक युवा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो। ये हमारे देश के वर्कफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो इस लंबे सफर को देखने के बाद यह हमें आगे के रास्ते के बारे में क्या बताता है? क्या सीख सकते हैं हम इससे? अगर हम पूरी यात्रा पर एक नजर डालें तो एक बात साफ है, भारत की शिक्षा नीति कभी एक जगह रुकी नहीं है। ये लगातार चलती रही है, बदलती रही है। नींव रखने से लेकर एक नेशनल सिस्टम बनाने तक और अब भविष्य के लिए इसे फिर से एक नया रूप देने तक, ये हमेशा देश की बदलती जरूरतों के साथ खुद को ढालती रही है। और यहीं पर हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आके रुकते हैं। NEP 2020 का विजन बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली परीक्षा तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस नई नीति को देश के हर बच्चे तक, हर लर्नर तक पहुंचाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? यही वो सवाल है जो आने वाले सालों में भारत के एजुकेशनल फ्यूचर को तय करेगा।